हेलो एवरीवन, विजन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट जिसको एग्ज़ाम में आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो और क्वेश्चन को आसानी से हो जाए। आपने डिमांड्स यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर का फर्स्ट टॉपिक है डिमांड, आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन हम उसको किस तरीके से पढ़ते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि डिमांड्स क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, डिमांड्स का डिटरमिनेंट कौन कौन से हैं और ये जो फैक्टर हैं किस तरह से अफेक्ट करते हैं, मार्केट डिमांड्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारे फैक्टर पढ़ेंगे क्लास में। आज का हमारा जो टास्क है, आप लोग नोट भी करते जाइएगा। हालांकि मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं, लेकिन आज का जो हमारा मोटिव है पढ़ने का कि डिमांड से जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम पास करना अलग बात है और नॉलेज अलग बात है। तो चीज़ों को जब ट्रिक आपको पता रहेगी तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बेसिकली हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका सीयूटी हो, यूजी पीजी लेवल हो, और चाहे इकोनॉमिक्स में यूजीसी की नेट की तैयारी हो। और ये कंज्यूमर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके सिलेबस में सिर्फ लिखा होता है हाँ भाई कंज्यूमर बिहेवियर, ये डिमांड पढ़ना है, आपने डिमांड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, लेकिन वो नहीं है। जब तक उसके फैक्ट में जाएंगे उसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपको ये समझना है। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहले डिमांड है। अगर मैं आप लोगों से कितने से पूछूं कि डिमांड क्या है, तो सबने वैरायटी डेटाई बात बातेंगे। डिमांड वो है जो प्राइस रेटेड होता है, लेकिन डिमांड है क्या? तो बेसिकली वन बाय वन पढ़ते हैं फैक्टर को, चाहे तो आप नोट करते जाना क्लास। तो लिखिए पे डिमांड। जो डिमांड है, ठीक है, डिमांड का सीधा संबंध किससे होता है क्लास? एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, हम इस पर को पॉइंट को ध्यान में रख के कर रहे हैं। तो देखो समझिए, डिमांड अगर मैं मानूं क्वांटिटी किसी गुड्स की डिमांड है, कोई एक्स गुड्स है उसकी डिमांड है, क्लियर है। अब ये किस पे डिपेंड करती है? वो प्राइस पे डिपेंड करती है, आपकी इनकम पे डिपेंड करती है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो डिमांड की प्रॉपर डिफिनेशन क्या है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड इज क्वांटिटी डिमांड यह क्वांटिटी डिमांड है एट स्पेसिफिक प्राइस, एट गिवन स्पेसिफिक प्राइस पर। बट उस प्राइस पर दो कंडीशन और है। वो क्या है कि उस प्राइस पर जो क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हैं, आप डिजायर रखते हैं किसी गुड्स की खरीदने की, तो डिजायर हो गया। लेकिन वो डिजायर आपकी डिमांड नहीं है। डिमांड तब होगी जब उस प्राइस पर आप बिल्कुल विलिंग टू पे हो। क्या हो? विलिंग टू पे, ठीक है, विलिंग टू पे मतलब उसको खरीदने की क्षमता, मतलब इच्छा रखते हैं, पे करते हैं। लेकिन विलिंग टू पे है और एबल टू परचेज क्या होता है? एबल टू परचेज, समझना? मतलब आप इच्छा भी रखते हैं और उसको परचेज करने भी की योग्यता भी रखते हैं, यानी कि आपके पास जेब में पैसा भी है और आपकी उसको पे करने के लिए सोचते भी हैं। मतलब आप सपोज दैट हमारे पास पैसा है लेकिन विलिंग टू पे नहीं है, मैं नहीं लेना चाहता है, सिर्फ डिजायर है, और प्राइस को देख करके हम क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं, तो हमारी डिमांड नहीं है। और ये भी होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम, वो टाइम बहुत ज़रूरी है, टाइम, स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक क्वांटिटी। कितने वेरिएबल आ गए? क्वांटिटी। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, डिमांड से रिलेटेड आपको ये देखना है। तो बेसिकली आपको बताना है कि डिमांड्स, किसी गुड्स की क्वांटिटी डिमांड वो डिमांड होती है जो एक स्पेसिफिक प्राइस पर, स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक क्वांटिटी को विलिंग टू पे और एबल टू परचेज। तो आपको कितने वर्ड लेने हैं? विलिंग टू पे,
एबल टू परचेज, स्पेसिफिक प्राइस, स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक क्वांटिटी। ठीक है, तो एक गिवन प्राइस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी क्वांटिटी को खरीदने की डिजायर भी है और एबल टू परचेज है और बिलिंग टू पे है। ये 5 चीज़ें आपके डिमांड्स में होनी चाहिए बेटा। क्लियर है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा डिजायर, डिमांड क्या है, नीचे 4 ऑप्शन देगा आपका। डिमांड वो है जो बिलिंग टू पे होना चाहिए, डिमांड वो है जो डिज़ायर होनी चाहिए, डिमांड वो है जो एबल टू परचेज होना चाहिए, या डिमांड स्पेसिफिक क्वांटिटी डिमांड की बात करता है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपके सिलेबस क्वेश्चन में रहेगा। तो आपको क्या पकड़ना है, आप में जितने ऑल ऑफ एबव हो सकता है, नन ऑफ दीज हो सकता है, या ए और बी दोनों सही हो सकता है। तो अगर इसी 4 चीज़ों को मैंने लिखा कि डिमांड वो है जो ये फैक्टर होने चाहिए। डिमांड वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो ये होने चाहिए। क्लियर है। तो इस तरह से डिमांड का क्वेश्चन कोई आता है तो आपको देखना कि डिमांड्स क्या है। ठीक है, तो डिमांड वो है जिसमें ये फैक्टर होने चाहिए, अगर ये नहीं है तो डिमांड नहीं है। ठीक है, डिमांड के लिए बेसिकली ये 5 फैक्टर होना चाहिए। क्लियर है। ओके, तो डिमांड्स आप समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा बड़ा इसको मिटाते हैं, आप नोट करते जाना भाई। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं। व्हाट इज डिमांड फंक्शन क्लास। कई बार पूछा जाता है कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। तो डिमांड फंक्शन में हमने बताया कि क्वांटिटी डिमांड एक्स इज अ फंक्शन ऑफ पी। ठीक है, ये पढ़ते थे, प्राइस के साथ कोरिलेट करते थे। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप। प्राइस और क्वांटिटी में जो रिलेशन है वो डिमांड फंक्शन है। डिमांड फंक्शन इज रिलेशनशिप टू बी रिलेशनशिप। तो यहाँ पर बताइए कि डिमांड डिपेंडेंट है या प्राइस डिपेंडेंट है। यहाँ पर डिमांड डिपेंडेंट है किस पर, प्राइस पे। प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो प्राइस और डिमांड के जो रिलेशन होता है यह जो है टू वे रिलेशन है, टू वे रिलेशन है। डिमांड इट इज ए टेक्निकल फंक्शन है। डिमांड प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप को दिखाता है। ये सारी बातें आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर बात। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आपको रटना है। दूसरा क्लास देखिए, रटना नहीं समझना है। 2 तरह की डिमांड होती है क्लास, एक होती है लीनियर डिमांड, एक होती है नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन। तो लीनियर डिमांड फंक्शन और नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन डेप्थ में आपको पढ़ा चुका हूँ, आप लेक्चर में देख लेना। लेकिन यहाँ पर आपको डिमांड फंक्शन अगर लीनियर दिया गया है तो कई बार लिखा जाता है ए माइनस बी पी। सुना आपने, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। ए का मतलब क्लास यहाँ पर ऑटोनोमस डिमांड होती है, ऑटोनोमस क्वांटिटी, जब प्राइस 0 होता है तो। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ क्लास तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिमांड है। तो अगर प्राइस 0 है तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है, जैसे मान के चलो इसको मैं 110 रख दूँ, इसका मतलब प्राइस 0 होगा तो 110 की क्वांटिटी आप डिमांड करते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको माने माइनस 10p मान चलो, हमने लिख दिया 10p। तो 10 क्या है, प्राइस क्या, तो 10 क्या है यहाँ पर, स्लोप है। क्या है, स्लोप है। इसको बोलते हैं स्लोप, डिमांड की स्लोप, जिसे बोलते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। आगे बताएंगे इसको बी कैसे बोलते हैं। तो क्लास आपको याद रखना है कि जो डिमांड फंक्शन होता है लीनियर होता है, ये आपको गिवन रहेगा। तो अगर ये डिमांड फंक्शन गिवन है आपको, मतलब लीनियर फंक्शन गिवन है, तो इस केस में कई बार पूछ लेता है कि हाईएस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे फंक्शन बना दूं 10p, तो क्या होगा बताइए, हाईएस्ट प्राइस क्या होगा जिस पर हो। तो यानी कि 11 रुपये पर अगर इसको निकालेंगे, p इधर ले आएंगे, एक क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 10p है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 110 माइनस 10p, सपोज दैट। तो यानी कि प्राइस इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, पता चल गया आपको। तो प्राइस जब निकालेंगे तो मैक्सिमम प्राइस क्या आ जाएगा, 11 आएगा। यानी कि अगर 11 रखते हैं इसकी जगह पे, 110 माइनस 10 इंटू 11, यानी कि 110 माइनस 110, यानी कि कितना हो गया, 0। यानी कि ये मैक्सिमम प्राइस कौन सी है, जहाँ पर डिमांड 0 है। तो 11 रुपीज़ मैक्सिमम प्राइस है, क्वांटिटी यहाँ पर 0 है। क्लियर है।
मतलब 0 क्वांटिटी 11 रुपीज़ पर कुछ नहीं खरीद पाएगा वो, ठीक है। लेकिन अगर 0 प्राइस कर दोगे तो 110 क्वांटिटी पूरा खरीद लेगा। तो एक कैसा फंक्शन बनेगा क्लास, लीनियर फंक्शन। देखो 110 की जगह पे अगर आप इसको 10 रुपये रेट गिरा दीजिए, 10 रुपये रेट कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 110 माइनस 100 इक्वल टू 10, यानी कि क्वांटिटी कितने खरीदेगा 10, यानी कि 10 रुपये कितने खरीदेगा वो 10। 9 रुपये पे कितने खरीदेगा 110 माइनस 9 × 10 90, यानी कि 20, यानी कि 9 रुपये पे कितना खरीदेगा वो 20। 8 रुपये पे कितना खरीदेगा 80। तो ये जो डिमांड फंक्शन बनेगा इसको बोलते हैं हम लीनियर डिमांड कर, और जो कि यहाँ पर टच करता है 110 पे, इट्स कॉल्ड लीनियर डिमांड कर। तो क्लास अगर आप एग्ज़ाम में अगर दिया जाता है कि लीनियर फंक्शन आपको गिवन रहेगा, क्या रहेगा गिवन रहेगा, तो अगर कई बार एग्जाम में क्या होता है लीनियर फंक्शन दे देता है तो आपको पता है कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये है स्लोप। क्वेश्चन क्या बना स्लोप। स्लोप क्या दिखाता है कि हाउ मेनी टाइम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है जब प्राइस चेंज हो रहा है। देखिए हमने कहा कि 1 रुपये रेट गिरने से, प्राइस में 1 रुपये का चेंज आने से, ठीक है, क्वांटिटी कितना बढ़ गई क्लास 10, यानी कि क्या है 1 रुपये गिर गया तो 10 बढ़ गई, फिर अगेन 1 रुपये गिर गया तो 10 बढ़ गई, 1 रुपया गिर गया 7 रुपये तो 10 बढ़ गई, यानी कि क्वांटिटी 1 रुपये प्राइस गिरने से, प्राइस में 1 रुपये चेंज आने से क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है 10 का चेंज आ रहा है। यानी कि स्लोप कितना है, तो इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे अभी आपको पढ़ाएंगे जब आपको कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाएंगे, जिसमें आपको बजट लाइन वगैरह पढ़ाएंगे, वहाँ पर बताएंगे कि इस तरह से स्लोप निकालते हैं। तो भाई आज का एग्ज़ाम बहुत टफ आ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो अगर मैं एक आपको एग्ज़ाम में एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया गया कि गिवन डिमांड फंक्शन लीनियर डिमांड कर्व में ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन इससे बन जाता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, गिवन डिमांड फंक्शन में से ए क्या, तो बोलोगे यह एक ऑटोनोमस डिमांड है जो कि प्राइस 0 होने पर हो सकती है। तीसरा इसमें से बनाएगा कि बी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बी इसकी डिमांड कर्व की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर प्राइस गिवन है, प्राइस ये डिमांड फंक्शन गिवन है, तो फाइंड द मैक्सिमम प्राइस वेयर डिमांड इज 0, तो मैक्सिमम प्राइस इज इक्वल टू 11 रुपीज़। ओके, इफ प्राइस 0 व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ डिमांड, सो 110। ये सारे अगर सारे एलिमेंट एक क्वेश्चंस में मिला दिया जाए बच्चा, तो क्या आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाएंगे। जो क्वेश्चन बनाता है ना वो डेप्थ की गहरा मतलब बहुत डेप्थ में हो जाता है, वो ये समझता है कि बच्चे को अगर ये डिमांड फंक्शन है तो इसको पूरी पता है कि नहीं है। तो आपको बेटा इस तरह से तैयारी करना है, मतलब हम जो चीज़ें चैप्टर हम जो हर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, हर टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे बनता है इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा टास्क 6 महीने का है और 6 महीने आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ मैं परफेक्ट कर दूंगा, बशर्ते आप डेडिकेशन से पढ़िए। ठीक है, तो देखो प्लस सबसे पहले बात है कि अगर आपसे एग्जाम में सिंपल पूछा था कि डिमांड तो समझ गए, डिमांड फंक्शन समझ गए, ओके, इतना तो समझ ही रहे होंगे यार। और इसमें से किस तरह से क्वेश्चंस बनाता है, आगे आपको डिमांड फंक्शन के सप्लाई फंक्शन एक साथ रख करके प्राइस निकालना सिखा देंगे, लेकिन आपको बेसिक अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। अगर बहुत डेप्थ में पढ़ना है तो आप मैंने अलग डेली पढ़ा रखा हूँ, वहाँ देख लेना। लेकिन आपको इतना याद रखना चाहिए कि भैया ये जो है, अच्छा कई बार डिमांड फंक्शन नेगेटिव का साइन क्यों होता है, नेगेटिव का साइन क्यों होता है, क्योंकि स्लोप यहाँ पर नेगेटिव दिखाता है। क्या यानी कि कहता है कि भैया मार्केट में प्राइस गिरेगा, जब प्राइस डाउन आएगा तो डिमांड्स बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, आपने पढ़ा था। और इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन इसको गलत है, क्यों गलत है बोलो, लेकिन सर बोलो कि सर सही तो है कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, लेकिन नहीं, एक वर्ड लिखा रहता है अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, सर्टेन पर ऐसे कुछ लिखा रहता है, देखना अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड कम हो जाए और प्राइस घटे तो डिमांड बढ़ जाए,
तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, और ये हमेशा निगेटिव होता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन भाई आपको पूछा जाता है क्लास कि वाई डिमांड कर्व इज निगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब इसका आंसर आप बताइए कि भैया डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। ओके बताएंगे भाई, वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बताइए बताइए रीजन क्या है। तो डाउनवर्ड डिमांड कर्व स्लोपिंग का 3 रीजन हो सकता है, मैं आपको डिटेल डेप्थ में पढ़ाया हूं। फिर आप बताता हूं कि पहला रीजन होता है कि प्राइस और डिमांड का निगेटिव रिलेशन होता है, आपने पढ़ा था, ठीक है। लाभ डिमांड निगेटिव होता है, क्यों होता है? क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, आपकी रियल मनी चेंज होती है या नॉमिनल मनी चेंज होती है, ये बताइए पहले आपको चीज़ समझिए। अच्छा एक बात बताओ यार, हालांकि हम जिस पॉइंट आपसे बढ़ रहे हैं वही पढ़ना है, मतलब उसी वे में पढ़िए। प्राइस गिरने पर डिमांड क्यों बढ़ती है, पहला क्वेश्चन है। या आप मार्केट में जाते हैं और जैसे प्राइस गिर जाता तो आप उसको डिमांड क्यों बढ़ा देता है इसमें, क्यों? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है कि भैया हमारी नॉमिनल इनकम तो नहीं चेंज हो रही ना, सॉरी हमारी रियल इनकम तो नहीं चेंज हो रही है। अगर घर से सपोज दैट क्लास मैं मान के चलो, थोड़ी देर माना, अगर मैं घर से गया, घर से मैं 100 रुपये लेके गया, मार्केट गया, भाई आपकी क्लास से अपनी क्लास से अच्छे समझिए, जल्दबाजी नहीं है। 100 रुपये मार्केट घर से लेके गए तो आपके पास मनी 100 रुपये थी, ठीक। मान चलो कोई प्राइस यक्स है, उसका रेट था 10 रुपये, ओके। तो आप कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं 100 रुपये में? 100 रुपये में क्वांटिटी खरीद सकते हैं यम अपान पी एक्स, यानी कि 100 रुपये है तो भैया हम 10 रुपये लेके गए हैं, यानी 10 किलो खरीद सकते हैं, आप 10 किलो खरीद सकते हैं, ओके। तो यानी कि आपकी परचेजिंग पावर कितनी क्वांटिटी की है? 10 क्वांटिटी की है, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ क्लास, अगर हमें ऐसे ग्राफ बना लें थोड़ा सा, कि भैया दिख रहा होगा यहाँ पर, नहीं दिख रहा, अगर हम यहाँ पर ग्राफ बना लें, ठीक है। मान चलो हमने कहा कि प्राइस जब 10 रुपये था तो क्वांटिटी आप कितना खरीद रहे थे? 10। तो कितना खर्चा कर रहे थे? टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कितना हुआ? 100 खर्चा हो गया 100 रुपया। अगर यही रेट क्लास, यही रेट अगर 8 रुपये हो जाता है, यही रेट 8 रुपये हो जाता है तो क्या कितना खरीद सकते हैं आप? अगर 8 रुपये हो जाएगा तो 8 से डिवाइड करो आप। अब 100 को आप 8 से डिवाइड करो तो 8 दूनी 16, 8 करने में 8, कितना बचेगा भाई? 8 करने में 8, 8 तो 24, ज़्यादा जाएगा, 12 96, लगभग 12.5 कुछ रुपये मिलेगा, मतलब एक क्वांटिटी पड़ेगी 12.5 की। मतलब इसका मतलब क्या, जब रेट 8 रुपये हो गया, ध्यान समझना, मैं आप बताना कहता हूँ, जब रेट क्लास 8 रुपये हो गया तो वही 10 क्वांटिटी खरीदना है आपको। अगर आप बढ़े हुए रेट में, जब मार्केट में प्राइस कम हो गया और आपको ख़रीदना कितना है? 10 क्वांटिटी, पहले आप 10 क्वांटिटी खरीद रहे थे तो कितने मिल जा रहा था? 10 इंटू 10 कितना बोला आपका? 100 रुपया। और अभी सेम चीज़ अगर अभी 8 क्वांटिटी खरीद रहे हैं और कितने में? 8 रुपये में, ठीक, सॉरी, अगर आप 10 क्वांटिटी खरीद रहे हैं 8 रुपये में तो 80 रुपये हो गया, तो 20 रुपये आपके पास क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। तो यानी कि जब आपकी मार्केट में प्राइस गिरता है, जब मार्केट में प्राइस कम हो जाता है तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो वैल्यू फॉर मनी भी बढ़ जाती है। वैल्यू फॉर मनी घट जाती है, मतलब उस मनी की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। पहले आप 10 किलो खरीद सकते थे, अभी आप 12 किलो खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपकी प्राइस तो चेंज हुआ, प्राइस चेंज होने से डिमांड क्यों बढ़ती है? इसका सीधा आंसर क्या है क्लास, कि प्राइस चेंज होने से डिमांड क्यों बढ़ती है? अब तो बता दो, वैल्यू फॉर मनी बढ़ जाती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, रियल इनकम नहीं चेंज, नॉमिनल इनकम बढ़ जाती है। तो कितना असल है? तो प्राइस गिरने से डिमांड क्यों बढ़ती है? पहला, नॉमिनल इनकम बढ़ जाती है, दूसरा परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, रियल इनकम कांस्टेंट रहती है, तीसरा इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बढ़िया, अब इसको डिटेल बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन यार इनकम इफेक्ट क्या होता है कि आपकी इनकम बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? 100 ही रुपये है लेकिन वो नहीं बढ़ी, लेकिन पहले आप 100 रुपये में खरीदते थे
अभी आपको रेट गिर गया तो 80 रुपये में खरीद रहे हैं 10 क्वांटिटी, आपको 20 रुपये आपके पास क्या हो गया, वो बढ़ गया। तो या तो 20 रुपये में कुछ और खा लीजिए या कुछ और खरीद लीजिए, या अपने पास उसको और क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। तो जब और क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिल जाएगी। तो इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि जब प्राइस गिर जाता है तो हम जिस चीज़ को ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और जो चीज़ महंगी होती है उसको हम कम कर लेते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाता है। तो वाई डिमांड वर्क डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो आप 4 रीजन बता दो बेटा जी, 5 रीजन बता दिए कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होने से प्राइस क्यों बढ़ता है, वाई डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो अगर एग्जाम में हमारे जैसे एग्जामिनर होगा तो हमने 5 क्वेश्चन बनाएंगे। पहला कि मार्केट में प्राइस के गिरने पर डिमांड क्यों बढ़ती है, नीचे ऑप्शन देगा। तो बोलेंगे रियल मनी बढ़ जाती है, गलत। नॉमिनल मनी बढ़ जाती है, यस। परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, यस। वैल्यू फॉर मनी बढ़ जाती है, यस। इनकम इफेक्ट बढ़ जाता है, यस। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंक्रीज करता है, यस। ये सारे हो गए। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अब आगे डिटेल बताएंगे कि जब प्राइस को, हम आगे पढ़ाएंगे आपको कि प्राइस हमेशा जो है मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होता है, जितना आप पे करते हैं। जैसे अगर हमने इस पेन का रेट 10 रुपये रखा है तो 10 रुपये पे की इसकी वैल्यू मुझे 10 रुपये की लगेगी। अगर यही चीज़ मैं 50 रुपये की खरीदता हूँ, मेरे लिए इसकी वैल्यू 50 रुपये के बराबर है। तो जब रेट गिर जाता है तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो वैल्यू कम होने से आदमी क्या करता है, उसको ज़्यादा लेता है। हम आगे डिटेल पढ़ाएंगे। तो 5-7 रीजन आएंगे वाई डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो आपको भैया 6 रीजन रटे होने चाहिए। ऑप्शन आएगा दोनों सही है, सारे सही हैं, एक भी नहीं सही, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। अब आप देख लीजिए कि आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं या क्वेश्चन गलत कर पाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको टू द फैक्ट पता होना चाहिए। आपने डिमांड तो पढ़ा है बेटा जी, लेकिन डिमांड की गहराई में नहीं पढ़े कि चीज़ें होती क्या हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, हम आपको भेज देंगे। पिछले ईयर के पेपर भी देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ पैटर्न पे हैं। तो बेटा जी ये तो बात होगी कि वाई डाउनवर्ड स्लोपिंग पर क्वेश्चन बना लिया, डिमांड फंक्शन पे क्वेश्चन बना लिया हमने, डिमांड पे क्वेश्चन बना लिया। अगला कर रहा है व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, लेकिन अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज। अब लॉ ऑफ डिमांड पर भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा किस तरह से बनते हैं। इसके पहले आप थोड़ा सा और पढ़िए, थोड़ा सा डेप्थ में जाइए। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या होती है क्लास। अक्सर एग्जाम पूछाता है कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। तो इसको रटना नहीं है, डिटर्मिनेंट क्या है, साला सोचते रहेंगे दिमाग में क्या है, नहीं। ये बताइए कि आपकी डिमांड, भाई आपकी डिमांड किस पर डिपेंड करती है। भाई आपकी इनकम पे, मार्केट की प्राइस पे, और आपकी इनकम पे, आपकी मार्केट प्राइस पे, और कुछ मार्केट एक्सपेक्टेशन पे कि भाई रेट बढ़ने वाला है या घटने वाला है, या इन फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसको सोच करके पहले आप डिमांड बढ़ाते हैं। और क्या है हो सकता है, फैशन आ जाता है, ट्रेंड आ जाता है, उस पर लेते हैं आप, यानी मार्केट एक्सपेक्टेशन। टेक्नोलॉजी बेटर हो जाती है तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, मतलब आपका जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है, यानी कि इनकम का पार्ट हो गया। और रिलेटेड गुड्स, मतलब एक गुड्स का दूसरे गुड्स से संबंध होता है रिलेटेड गुड्स का। तो रिलेटेड गुड्स कौन कौन से होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर भाई कार पेट्रोल अच्छा एग्जाम्पल सुना होगा आपने, टी एंड कॉफ़ी के आपने एग्जाम्पल सुना होगा आपने। तो बेसिकली ये क्या होते हैं कि एक चीज़ की डिमांड से दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ना, ठीक है। तो हम आपको इसकी वजह से भी हमारी डिमांड चेंज होती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया या गवर्नमेंट बैंक रेट बढ़ा दिया, उससे मार्केट में क्या होता है। मतलब हम कहने मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आपको वो फैक्टर याद नहीं करने, समझना है चीज़ों को। तो समझने के लिए मेरे साथ चलिए, मैं लिखता हूँ, जैसे आप लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और भी आपको बहुत सारी चीज़ें बता देंगे।
तो डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड क्या होती है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट आर द डिटरमिनेंट, तो भाई डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? नीचे लिखा रहेगा बहुत सारे ऑप्शन में, डिटरमिनेंट ये होते हैं वो होते हैं, तो आप सही कैसे करेंगे? या निर्धारक तत्व हिंदी बोलते हैं कि डिमांड के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, डिमांड के फैक्टर कौन कौन से हैं। तो आप सीधा सीधा लिखें, फंक्शन लिखो। मैं इसी में बहुत सारी बातें बताऊंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान समझना। क्वांटिटी डिमांड किसी गुड्स का एक्स का इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि एक्स गुड यानी कि रिलेटेड गुड्स, सेम ओन गुड्स। दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें दो तरह के गुड्स आएंगे, कौन कौन से? सब्स्टिट्यूट्स एंड कम्प्लीमेंट्री। तीसरा आपकी इनकम पे। तीसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपकी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब मार्केट एक्सपेक्टेशन, फैशन ट्रेंड्स, कुछ भी कह सकते हैं, या ट्रेंड फैशन इसको मान लीजिए, गवर्नमेंट पॉलिसी। ये सारे वेरिएबल हैं क्लास, ये क्या है? वेरिएबल है। और इन्हीं वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम? कि यानी कि हमारी जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड कर रही है? कि जो हमारी डिमांड है इतने वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है। क्वांटिटी मतलब सेम उसका खुद का प्राइस, रिलेटेड गुड्स, आपकी इनकम, ट्रेंड पैटर्न्स जो चल रहा है मार्केट में, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या चल रही हैं, जैसे गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दिया या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, ठीक है। मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि बूम में तेजी आने वाला है, मंदी आने वाला है, रिसेशन आने वाला है। किसी को पता था कि कोरोना काल आने वाला था या मार्केट में डिमोनेटाइजेशन होने वाला था, तो उस वजह से मार्केट पूरी इफेक्टिव होती है। तो बेसिकली ये क्या है क्लास, इसको क्या बोलेंगे? दीज आर डिटरमिनेंट। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या कि डिमांड को निर्धारक करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, डिटरमिनेंट फैक्टर कौन कौन से हैं। तो फैक्टर भैया कैसे पढ़ेंगे? ये लिखा रहेगा, ए भी है, ए भी है, ए भी है, तो ऑल ऑफ एबव, नन ऑफ दिस, ऐसे रहेंगे क्वेश्चंस, या जो भी क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें स्टेट ये आपको सारी याद होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई डाउट्स? ओके। अब दो चीज़ और एक टॉपिक कराएंगे, एक टॉपिक और कर लेते हैं, फिर अगले हम इलास्टिसिटी वाला चैप्टर हम बाद में करेंगे। इलास्टिसिटी में बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्योंकि इलास्टिसिटी से जो डिमांड आप इलास्टिसिटी जो था उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास। तो बेसिकली डिमांड हम पढ़ रहे हैं, तो डिमांड इलास्टिसिटी भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और उसके सारे मेजरमेंट, हालांकि डिमांड पूरा कंज्यूमर बिहेवियर ही पूरी डिमांड है, लेकिन हमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट उसने बोला कि डिमांड से, तो डिमांड को ही अच्छे से करना है। तो ये डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड हो गए। एक ही तो क्लास दो चीज़ छूट रहा है। मार्केट डिमांड तो पता है आपको, इंडिविजुअल डिमांड पता ही है, उसको नहीं बता रहा हूँ। मार्केट डिमांड इज कलेक्टिव डिमांड ऑफ द ओल्ड, ठीक है। लाभ डिमांड पता चल गया, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड मैंने बोला था। तो अदर थिंग्स क्या है क्लास? अब बताओ। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड इट इज रिलेशनशिप बिटवीन क्या? इट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, and it is an inverse relationship with, because if price increase demand decrease, okay, if price decrease quantity demand x increase, when, कब? जब other variable constant या remain unchanged। वो other variable क्या है बेटा? ये है अदर वेरिएबल, ओके। तो वो वेरिएबल कौन कौन से हैं जो इफेक्ट करते हैं? तो उसमें से हमने इस वेरिएबल कांस्टेंट रख दिया, इस वेरिएबल के साथ रिलेशन देख लिया, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड।
और ये कैसा रिलेशन निकालेगा, इनवर्स निकालेगा। क्या निकालेगा, इनवर्स निकालेगा। इनवर्स क्यों निकालेगा, थोड़ी देर पहले बता चुका। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है इनवर्स क्यों बताएगा, इनवर्स इसलिए बताएगा, लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशन दिखाता है। लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशन दिखाता है। वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड। बात समझना, वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इज शो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, वाई बिकॉज अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड। ध्यान समझना, आप बोल सकते सर लॉ ऑफ डिमांड कर्व तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, तो वो एक्सेप्शनल केसेस में होता है। इन गिवन गुड्स केस में आपको बताएंगे कि वाई डिमांड कर्व नॉट डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड भी हो सकता है, तो एक्सेप्शनल केसेस में होता है। हम आगे जब बहुत डेप्थ में जाएंगे और आगे पढ़ेंगे अभी आपको, लेकिन अभी हमारा टास्क क्या है कि भैया डिटर्मिनेंट क्या होते हैं और इसके फैक्टर क्या होते हैं और इन फैक्टर को कैसे कोरिलेट करते हैं और फैक्टर से कोरिलेट करके आप लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर यहीं से क्वेश्चन बना के दे दूँ 100% आप गलत कर देंगे दोस्त, लेकिन जिसने ढंग से पढ़ लिया ना वो सही कर देगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या इनवर्स रिलेशन दिखाता है, लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स, लॉ ऑफ डिमांड ऑलरेडी होता ही इनवर्स है, और वो इनवर्स क्या होता है क्योंकि अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज मानते हैं। जब चेंज मानेंगे तो ये प्राइस के साथ रिलेशन निगेटिव होता है। अब क्यों होता है निगेटिव, आपको बताए थे, रियल इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वो सारे वेरिएबल यहाँ आ जाएंगे। इतना समझेंगे भाई, ना समझता ना, देखो टू द पॉइंट पकड़ो, चीज़ों को समझो, फैक्ट को समझिए, तभी एग्जाम क्लियर होगा, और नहीं तो मोटा मोटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा प्लीज़। ठीक है, दूसरा अब बात देखो बेटा जी, यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चा। ओके, एक कंसेप्ट और समझाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप गड़बड़ाना मत कर लेना। अगला चीज़ करते हैं क्लास, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, बहुत गलती भी कर देते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। आपसे पूछता हूँ, आपने कभी हैव यू हर्ड अबाउट समथिंग, आई थिंक सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और जानते भी हैं, लेकिन फिर भी गलत कर देते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। लिखो, आप लिखिए, पहले समझाता हूँ। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, CHANGE, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, क्वांटिटी पूरा लिख लेना, मैं शॉर्टकट में रहा हूँ। और यहाँ लिखो चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। ओके, दो चीज़ें याद रखना क्लास। अगर वो पूछ लेता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ये क्या ससुर आ गया, समझ नहीं आता ना। है कुछ नहीं बेटा, है कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं स्पेस लेता हूँ, मिटा रहा हूँ प्लीज़। ठीक है, अब देखो आपको बड़ा आसानी से समझाता हूँ क्लास, बहुत ध्यान से इसको रट लीजिए, समझ लीजिए, रटना नहीं है, समझना है। एक बार समझ लिया तो सारी लाइफ आपको याद रहेगा। ठीक है, समझ रहे ना, पता लगा मैं समझा रहा हूँ आप समझ नहीं रहे, हाँ कोई मतलब नहीं है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किससे रिलेटेड होता है क्लास, ड्यू टू रिलेशन प्राइस। देखो यहाँ पर रिलेशन कितना होता है, ड्यू टू प्राइस, लिख लीजिए ड्यू टू प्राइस, और ये होता है ड्यू टू अदर फैक्टर। ओके, ड्यू टू अदर फैक्टर। ओके, अब अदर फैक्टर कौन कौन से क्लास, जिसको हमने कांस्टेंट माना था। तो चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन डिमांड किसकी वजह से होगा, किस वजह से होगा, ड्यू टू अदर फैक्टर। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जहाँ क्वांटिटी की बात करें, वो ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू प्राइस। यानी कि ये पोर्शन क्या हो गया, देखो ये डिमांड्स सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज हो तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और ये प्राइस अगर कांस्टेंट रहे इसकी वजह से चेंज हो तो चेंज इन डिमांड है। तो चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ध्यान समझना।
इसका मतलब देखो, ग्राफ बना देता हूँ, समझिए, आपको समझने ग्राफ ही कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो क्लास, ये मान चलो ये प्राइस था आपका, पी नॉट प्राइस था, तो आपकी Q1 क्वांटिटी थी। ओके, आप ए पॉइंट पर खरीद रहे थे, ये आपकी डिमांड थी, क्या थी बोला, ये डिमांड थी। क्लियर है। यहाँ देख लेते हैं, आपको P1 प्राइस है और ये Q1 क्वांटिटी है, ये आपकी डिमांड है। ओके, डी, ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझना। तो जब हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात करेंगे, जिसका मतलब कि प्राइस में थोड़ा सा कमी हो गई, तो डिमांड क्या होगी हमारी, बढ़ गई, Q2 पे आ गई, यानी कि A से B पे आ गए। तो ये क्या हो गया हमारा, A से B पे आ गए तो क्या हो गया, ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। क्या हो गया, एक्सपेंशन डिमांड। क्या हो गया, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ओके, एक्सपेंशन डिमांड किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से हो गया, प्राइस की गिरने की वजह से होगा। क्लियर है। और कॉन्ट्रैक्शन मतलब पीछे की तरफ, अगर यही प्राइस बढ़ जाए ऊपर की तरफ, P से P2 हो जाए, तो हमारी डिमांड कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी बेटा जी, B से। अगर हम B पॉइंट से A पॉइंट की तरफ जाते हैं तो क्या होगा हमारा, कॉन्ट्रैक्शन। और हम अगर A से B पे आते हैं तो क्या होगा बड़ा हमारा, एक्सपेंशन। ओके, तो एक्सपेंशन तब होता है जब प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, जब प्राइस कम हुआ बेटा जी, तो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंशन। और जब प्राइस हमारा बढ़ गया तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस की वजह से हो रहा है। तो प्राइस के चेंज होने से ये क्या चेंज हो रही है, हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है। लेकिन प्राइस की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है, इसे बोलते हैं क्लास क्या, मूवमेंट। क्या बोलते हैं, मूवमेंट। मूवमेंट। तो मूवमेंट होना एक से दूसरे पॉइंट पर, एक ही डिमांड कर्व पर, अगर A से B पे, B से C पे, C से D पे, एक ही डिमांड कर्व पर अगर क्वांटिटी और डिमांड चेंज हो रहा है तो इसे बोलते हैं मूवमेंट। क्लियर हुआ। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बच्चा ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इसमें दो कंडीशन है, प्राइस बढ़ना, प्राइस घटना। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और जब प्राइस घटेगा तो डिमांड एक्सपेंशन हो जाएगा। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अगर डिमांड पूछा जाता है तो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्राइस। लेकिन अदर वेरिएबल कांस्टेंट, ध्यान समझना बेटा जी, अदर वेरिएबल कांस्टेंट। और जब अदर वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं, ड्यू टू प्राइस जब कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट क्लियर, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेना भैया। ठीक है। तो अगर बच्चा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपका, यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन पूछता है तो समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको लगाना है। आइए दूसरी बात करते हैं, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन डिमांड, यहाँ क्वांटिटी नहीं लिखी रहेगी, ऐसे समझ लेना। जहाँ पर क्वांटिटी नहीं लिखी है, चेंज इन डिमांड लिखा है, क्वांटिटी नहीं लिखी है, वो समझ लेना कि भैया किसकी बात कर रहा है, अदर फैक्टर की वजह से बात कर रहा है। अदर फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, और जो अदर फैक्टर इफेक्ट करते हैं यानी कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, प्राइस यानी कि प्राइस इस केस में कांस्टेंट रहेगा। प्राइस नहीं चेंज होगी, बिना प्राइस के चेंज होने से डिमांड आपकी बढ़ जाती है। तो भाई प्राइस वही रहे, हमारी इनकम बढ़ गई तो हमने अपनी डिमांड्स को बढ़ा दिया। कई बार ऐसा होता भाई, हम पहले खरीदने की क्षमता नहीं रखते थे, आज हमारे पास पैसा भी आ गया तो हम और ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो आपकी इनकम बढ़ने से भी आपकी डिमांड्स बढ़ गई, और इनकम घटने से आपकी डिमांड्स घट भी गई। ठीक है, घट भी गई। तो क्या होगा क्लास, इसको क्या बोलेंगे,
ए से अगर बी पे जाते हैं तो क्या होगा, इंक्रीज। क्या बोलेंगे इसको, इसमें दो ऑप्शन आता है, क्या बोलते हैं, नहीं दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं इंक्रीज। इंक्रीज कब होगा, जब प्राइस कांस्टेंट रहे और अदर फैक्टर क्या रहे, इंक्रीज हो जाए तो इंक्रीज, और अगर प्राइस कांस्टेंट रहे अदर फैक्टर इफेक्ट करें तो डिक्रीज हो जाता है। तो अगर Q2, तो यहाँ से यहाँ जाना, ए से बी पे जाना इंक्रीज डिमांड, और ए से सी पे आना डिक्रीज डिमांड। तो डिक्रीज और इंक्रीज जिसे हम शिफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SHIFT, शिफ्ट। तो याद रखो शिफ्ट में होगा, शिफ्ट हो जा रहा है, पूरा का पूरा डिमांड राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जा रहा है, तो क्या बोलेंगे इसे आप, शिफ्ट। किसकी वजह से, प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर की वजह से। प्राइस यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, और यहाँ समझा गया। ओके, तो अब एक काम करते हैं क्लास, आप मुझे 5 डिफरेंस गिना दीजिए इन दोनों में। पहला डिफरेंस बताऊं, चेंजिंग क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू प्राइस, चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर। क्लियर। दूसरा, यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर अदर फैक्टर कांस्टेंट रहता है, दो हो गया। तीसरा, यहाँ पर मूवमेंट होता है, यहाँ पर शिफ्ट होता है, यहाँ पर एक्सपेंशन होता है, वहाँ इंक्रीज होता है, यहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन, कई बार पूछ लिया जाता है कि डिक्रीज और कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है। तो जब डिक्रीज की बात कर रहा है तो नीचे लिखेगा ड्यू टू अदर फैक्टर, और कंस्ट्रक्शन लिखा है तो ड्यू टू प्राइस। आप हो जाते हैं कन्फ्यूज कि यार ये डिक्रीज डिमांड और एक्सपेंशन एंड डिक्रीज डिमांड और कंस्ट्रक्शन डिमांड क्या होती है। बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपने उसको पकड़ा नहीं अच्छे से, तो पकड़ो बेटा, एग्ज़ाम क्लियर करना है तो पकड़ना पड़ेगा, और जब पकड़ेंगे तभी अच्छे से होगा। ठीक है, तो मैं ये समझूं कि आपको ये कंसेप्ट जिसमें हमने पढ़ा कि डिटर्मिनेंट क्या होते हैं और उस डिटर्मिनेंट के पॉइंट को कैसे हमने कोरिलेट किया, किससे, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको टेस्ट सीरीज बना के दूंगा, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन रहेंगे इस तरह से। अगर आप देखना कि देखेंगे कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, वो आपकी आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और यही नहीं, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं 100% ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो कि मुझे पता है कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 50 मिनट होने वाले हैं, एक काम करते हैं, मैं एक रिकॉल लेता हूँ, आपको क्लियर हुआ नहीं बताऊँगा। पहला, अगर डिमांड से क्वेश्चन पूछता है तो किस तरह से पूछेगा, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, शिफ्ट डिमांड क्या होती है, मूवमेंट डिमांड क्या होती है, एक्सपेंशन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, लाभ डिमांड क्या होती है, वाई डिमांड कर वो डाउन शॉपिंग होता है, डिटरमिनेंट क्या होते हैं, डिमांड फंक्शन क्या होता है, लीनियर डिमांड का फंक्शन क्या होते हैं, किस तरह से स्लोप निकालते हैं, किस तरह से मैक्सिमम प्राइस को फाइंड करते हैं, डिमांड फंक्शन किया रहेगा तो स्लोप क्या होती है, उसको कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें भैया डिमांड से हो गई। क्लियर है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट चीज़ें समझ में आई है। ठीक है, अब हम आपको कल पढ़ाऊँगा, इसी का दूसरा पार्ट देख लेते हैं डिमांड का, जिसमें हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। और आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपने इलास्टिसिटी बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। जितने तरह की इलास्टिसिटी है, जितने तरह के निभाने के तरीके हैं, रिलेशनशिप है, वो सब आपको मैं कल बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कराऊंगा। तो क्लास आज के लिए हम इतना करते हैं, सारे कंसेप्ट को नोट कर लो, एक अच्छा सा पेज में अच्छे से कॉपी में नोट करते जाइए। मैं आपको PDF से भी सेंड कर दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर खुद से पहले तैयार किए रहेंगे तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है। तो आप अच्छे से कॉपी बनाइए, साफ़ सुथरा लिखिए, तैयारी कीजिए, ताकि दूसरे के भी काम आए कभी, और कंसेप्ट को कल को किसी को समझा भी सको। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस
डिमांड से आए हुए हैं उसको देखो कि ये क्वेश्चन जो हमने आज लर्न किया क्या हम कर पा रहे हैं, ये आपका टास्क है भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम बात करेंगे जिसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। और उसमें और एक भी बता रहा हूँ कि ये जो सारे हमने क्वेश्चन किए हैं हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर आपको डिमांड पढ़ा दिया हो तो डिमांड से रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन भी दे दूंगा, डिमांड से रिलेटेड आपको मैं PDF भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की, समय से करेंगे। इस तरह से जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसका MCQs भी और उसका नोट्स भी और उसका बेसिक कंसेप्ट तो आपको बता ही रहे हैं, ये सब करते जाएगा और ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल जिसमें पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। ठीक है, ओके।